चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामून तैयब। और ये चैप्टर है incomplete record। और ये हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल्स एंड ए एस लेवल बहुत। ठीक है। देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो है कंट्रोल अकाउंट्स की, और वो है सोल्ड डेटा विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस की। अगर आपको कंट्रोल अकाउंट्स अच्छे से आता है और सोल्ड डेटा विद एडजस्टमेंट्स आता है तो आपके लिए ये चैप्टर बड़ा सिंपल और इजी चैप्टर होगा। आवाज़ आ रही है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री। देखिए, जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करती है। एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये बात हमें पता है। ड्यूल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड हैं। अनऑर्गेनाइज्ड तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं, जो जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, जो कंपनी नहीं है, जो सोल ट्रेडर हैं, और कभी कभी पार्टनरशिप भी ऐसे होते हैं जो बिजनेसेस जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो एक इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन का, एक नहीं इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या कुछ ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट रिकॉर्ड हो रहा होता है, कुछ का नहीं हो रहा होता। तो इनकम्प्लीट डेटा होता है जिससे हमें फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने हैं। तो ऐसा कैसे होगा? जैसे मैंने आपको लिखा है, इस पे फोटोज आपको मिल जाएंगी। और इसमें लिखा हुआ भी है कि if any business maintains its accounts on single entry basis, or if some financial records of the business are destroyed, the approach of preparing financial statement of such business will be different from those following the double entry system। बड़ी क्लियर बात लिखी है कि वो बिजनेसेस जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो भी अपनी वर्थ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसकी अप्रोचेज अलग अलग हो सकती हैं, मेथडोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज एंड फिगर। केस वन। देखिए, बिजनेसेस में क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको ये कहा जाता है कि जी मिसेस विल्सन से फॉर एग्जांपल डज नॉट कंटेन डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है। तो अगर ऐसा कहे तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन बन जाता है, या कोई भी ऐसी इंडिकेशन हो क्वेश्चन में जिससे ये पता चले कि जी ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में वो क्या होती है? गिवन इन्फॉर्मेशन होती है ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक, गिवन होगी। और आपको गिवन होगी या तो कैश बुक, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या बैंक स्टेटमेंट, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे ये पता चल रहा हो कि बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आते हैं और बिजनेस के पैसे कहाँ खर्च होते हैं। अगर तो ये दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और कैश बुक यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी बैंक स्टेटमेंट, यानी कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे इनफ्लोज और आउटफ्लोज पता हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं, और रिक्वायरमेंट होगी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। अब इनकम स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में, ट्रेडिशनल लेआउट में। उसका फॉर्मेट तो मैं आपको नहीं लिख के दे रहा हूँ, वो तो आप सोल ट्रेडर के एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो उसमें तो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल वही लेआउट होगा। मसला क्या होगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन में मसला ये होगा कि आपको सेल्स की फिगर गिवन नहीं होगी। सेल्स दो बेसिस पे हो सकती है किसी भी बिजनेस की, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, या दोनों। अब कैश सेल्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यूजुअली कैश सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन कुछ पास पेपर्स के 2007-8 के बाद ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जिसमें कैश सेल्स भी गिवन नहीं है। तो आपको कैश सेल्स निकालने के लिए कैश का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए, बड़ी उसूल की बात है कि आपके पास अगर कैश है पड़ा हुआ सर्टेन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर भी कुछ है, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ खर्चे किए हैं, या कुछ पैसे आप बैंक में जमा कराए हैं, या कुछ पैसे ड्रॉ किए हैं, उन इंफॉर्मेशन की मदद से आप कैश सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे? आपको कैश का बिगनिंग बैलेंस गिवन होगा, और आपको ये गिवन होगा कि आपने पैसे खर्च कर दिए, आपको ये गिवन होगा कि आपने पैसे घर ले गए, आपको ये गिवन होगा कि आपने पैसे बैंक में जमा कराए, आपको ये पता होगा कि आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं।
तो आपने जैसे एंट्रीज पास करते हैं, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश का बिगनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा, फिर एसेट का एंडिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि अगले पीरियड का एसेट बन जाएगा। अब आप हायर साइड यानी क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, लाइटर साइड यानी डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो यू विल फाइंड इट बैलेंसिंग फिगर, यू विल फाइंड बैलेंसिंग फिगर विच विल बी कैश सेल्स। ठीक है जी। जब कैश सेल आ गई तो आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी है। अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? ये पेज नंबर 1 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये पेज नंबर 1 है। हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज नंबर 2 पे जब हम आए तो हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी है। क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? आपने कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है। कंट्रोल अकाउंट्स के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर का अकाउंट। डेटर का बिगिनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ जी गिवन होगा। ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, गिवन है। आपको ये गिवन है कि आपने पैसा हाँ कितना आपके पास रिसीव हुआ है चेक के थ्रू अपने कस्टमर से। आपने कहा बैंक डेबिट क्रेडिट। अगर कोई रिटर्न इन्वर्स हुई है तो रिटर्न इन्वर्स डेबिट डेटा क्रेडिट, तो बैड डेट्स हुआ है तो बैड डेट्स डेबिट डेटा क्रेडिट, कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट डेटा क्रेडिट। तो आपको सारी फिगर्स गिवन है, आपने सब ऐड किया और बिगनिंग बैलेंस माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया सेल्स का। ये कौन सी सेल्स होंगी? ये क्रेडिट सेल्स होंगी। डेटर के अकाउंट से निकलता है, क्रेडिट सेल्स निकलती है। आपने इस क्रेडिट सेल्स के अंदर कैश सेल्स को ऐड किया जो आपने पेज नंबर 1 पे निकाली है, तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। और जब टोटल सेल्स आ गई तो इनकम स्टेटमेंट में जो मिसिंग फिगर है वो आपके पास आ गई। ठीक हो गया? ओके। अब बात यह है कि क्या पेपर में एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है? कभी कभी, कभी कभी गिवन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट में क्योंकि कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर है। तो अगर वो आपसे कंट्रोल अकाउंट पूछेगा, कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में कंट्रोल अकाउंट्स का सवाल अगर आता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू कस्टमर और कॉन्ट्रा और सब कुछ अल्लन वल्लन सब में होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो डेटर के अकाउंट को हेल्प कर रही होती है और आपको क्रेडिट सेल निकालनी होती है। कभी कभी पुराने क्वेश्चन जो आप देखेंगे 1980 से लेके 1993 तक के, तो उसमें तो आपको 95 तक के इवन, तो उसमें तो आपको सिर्फ सेल और परचेज ही निकालनी थी, वही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन हुआ करता था। आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी नहीं होती थी, लेकिन अब बहरहाल बनाने को आ सकती है। ठीक है जी। बहरहाल हमने ये सेल्स निकाल। अब मसला है ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, हाँ होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा, होगा। क्यों? ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। मसला है परचेजेस का, वो गिवन नहीं होगी। और जब परचेज गिवन नहीं होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि परचेज गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आ सकती। और ये बातें उनकी समझ में आ रही हैं जिन्होंने सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट्स के 18-20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अब परचेज की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए। परचेज में कैश परचेजेस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज पास्ट प्रैक्टिस। पास्ट पेपर्स के अंदर आपको ये प्रैक्टिस नजर आएगी कि परचेज की वैल्यू कैश परचेज गिवन होगी। अगर गिवन नहीं होगी तो यकीनन ऐसी कोई इंडिकेशन गिवन होगी जिससे आपको पता चल रहा होगा कि कैश परचेज कैसे निकालनी है। यकीनन वो फिर कैश के अकाउंट से निकालेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैश का अकाउंट से सेल्स की फिगर ही निकालने को आती है, परचेज बहुत दूर की बात है। नहीं पूछेगा वो। अगर वो पूछेगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बहुत सिंप्लीफाई करके बताएगा कि आप कैश परचेजेस की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मसला होता है क्रेडिट परचेज का। क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? क्रेडिटर के अकाउंट से निकलेगी। क्रेडिटर का अकाउंट यानी ट्रेड पेबल्स का अकाउंट यानी ट्रेड यानी अकाउंट पेबल का अकाउंट। अब क्रेडिटर का बिगनिंग बैलेंस गिवन है, हाँ है। क्रेडिट साइड पे एंडिंग बैलेंस गिवन होगा, हाँ होगा। डेबिट साइड पे आपको ये कैश बुक गिवन है तो कैश बुक से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्रेडिटर्स को कैश कितना पे किया है, आपने क्रेडिटर्स से डिस्काउंट कितना रिसीव किया है, आपका रिटर्न आउटवर्ड्स कितनी है। यानी सिंपल जिसने कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है। Sales ledger control account for calculating credit sales, purchase ledger control account to calculate value of credit purchases। तो आपके पास जब ये आ जाएगा तो आप अपने हायर साइड को यानी डेबिट साइड को ऐड करके क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो परचेज का आएगा। ये जो परचेज की फिगर होगी, ये परचेज की फिगर आपके इनकम स्टेटमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, और जैसे ही इंसर्ट होगी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन का इंतकाल हो जाएगा और वो क्वेश्चन सोल्ड ट्रेडर विद एडजस्टमेंट्स का बन जाएगा। कैसे? मैं आपकी सेल और परचेज मिसिंग थी, निकाल ली, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में वही हीटिंग लाइटिंग रेंट रेट इंश्योरेंस है, और उसी तरह कैलकुलेट होगा जैसे सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट्स में होता है। अक्रूड एंडिंग ऐड होता है, बिगनिंग लेस होता है, वो आपको एडजस्टमेंट्स वाले जो भी आपको पहले मैं भेज चुका हूँ
वीडियो, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वैसे ही प्रॉफिट निकलेगा। हाँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन जो है वो अक्सर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग से पूछने के बजाय वैल्यूएशन मेथड से वैल्यूएशन मेथड डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बिगनिंग वैल्यू ऑफ एसेट में एडिशंस अगर खरीदें तो ऐड हो जाएंगे, डिस्पोजल्स यानी को बेचें तो लेस हो जाएंगे। एंडिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी। हम बिगनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस निकालते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो भी निकालनी पड़ेगी, आइडेंटिफाइबल नहीं होगी तो भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाइबल नहीं होगी का मतलब है कि डेप्रिसिएशन का लफ्ज क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन फिर भी है। वैल्यूएशन मेथड से डेप्रिसिएशन निकल आएगी, एक्सपेंस में चला जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है भाई, जब प्रॉफिट निकल आएगा तो इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि एक्चुअली कंट्रोल अकाउंट और सोल ट्रेडेड विद एडजस्टमेंट जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन में दम नहीं है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, ये पेज नंबर 2 था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या चीज़? देखिए, कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन नहीं होता, हमें कैपिटल निकालना पड़ता है। अब कैपिटल कैसे निकालते हैं? मुन्ने बच्चों की तरह जब हम लोग बिल्कुल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे थे हमने ये पढ़ा था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू। तो अगर बिगनिंग एसेट्स गिवन है, जी हाँ गिवन होंगे, एंडिंग एसेट्स गिवन है, वो तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए चाहिए। बिगनिंग एसेट्स हमें इसलिए चाहिए कि हम बिगनिंग कैपिटल निकालें। सारे बिगनिंग एसेट्स हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लेआउट पे लिखना शुरू किए, ये देखिए, और टोटल एसेट्स आ गए। इसमें से हमने लाइबिलिटीज लेस करी सारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का लेआउट बनाते हैं उसी से मिलता जुलता होगा ये। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप बनाएंगे तो आपको अपने कैपिटल की वैल्यू पता चल सकती है, बिजनेस की वर्थ पता चल सकती है। तो ये बिगनिंग एसेट्स हैं, बिगनिंग एसेट्स में प्रेमिसेस पहले आएगा, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग प्रेमिसेस, उसके बाद कोई भी, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के चैप्टर में कर चुके हैं, यानी सोल्ड ट्रेडेबल एडजस्टमेंट में कर। करंट एसेट्स ऐड कर दिए, टोटल एसेट्स आ गया, उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज लेस कर दी और करंट लायबिलिटीज लेस कर दी। कौन सी डेट की? सब बिगनिंग डेट के ऊपर देखें, 1 जनवरी 2009 लिख। फिर आपके पास कैपिटल आ गया और ये 1 जनवरी 2009 का कैपिटल आ गया, कैपिटल बिगनिंग है भाई। जब कैपिटल बिगनिंग आ गया तो इस कैपिटल बिगनिंग के बाद फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, जिसका फॉर्मेट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं समझता हूँ सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट के 18-20 क्वेश्चंस आप करके बैठे हैं, तभी आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चंस की बात। अप्रोच नंबर 2 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है और अप्रोच नंबर 2 है। क्या मतलब? आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है, आपको कोई कैश बुक गिवन नहीं है, आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके पास कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ गया, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ गिवन है साल के शुरू में कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, साल के आखिर में कितने assets थे, कितनी लाइबिलिटीज। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पता। आपको ये पता है कि इस साल के शुरू में कितने एसेट्स हैं, साल के आखिर में कितने एसेट्स हैं, साल के शुरू में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, साल के आखिर में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी ड्राइंग की है, कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में डाला है एडिशनली, और कितना आपने बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब भैया इसमें इनकम स्टेटमेंट तो बना ही नहीं सकते। मुझे क्यों? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ना सेल्स है ना परचेज है ना एक्सपेंसेस है, तो इसमें इनकम स्टेटमेंट तो बन ही नहीं सकता। इसमें बनेगा क्या? इसमें बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनेगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बेसिकली इनकम स्टेटमेंट नहीं है, लेआउट इनकम स्टेटमेंट का नहीं है, लेकिन पर्पज इसका प्रॉफिट कैलकुलेट। देखिए जी, आप अपने बचपने से बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते आ रहे हैं, उसमें आप करते क्या हैं? कैपिटल बिगनिंग में ऐड कर देते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग, आ जाता है कैपिटल एंडिंग।
ये वो फाइनेंस्ड बाय वाला पोर्शन है जो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल एसेट्स की फिगर के बाद बनाते थे। तो ये वही टुकड़ा हम उठा रहे हैं। अब मैं कैपिटल बिगनिंग एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग इक्वल टू कैपिटल एंडिंग को इस तरह लिख रहा हूँ, कैपिटल बिगनिंग एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग इज इक्वल टू कैपिटल एंडिंग। अब इसमें फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि प्रॉफिट की फिगर मिसिंग है, तो प्रॉफिट को अकेला कर लिया मैथ्स के रूल से, कैपिटल एंडिंग माइनस इधर किया कैपिटल बिगनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस ड्राइंग, लो भाई प्रॉफिट आ गया। अब कैपिटल एंडिंग निकालना आसान है, हाँ क्यों? एसेट्स एंडिंग माइनस लायबिलिटीज एंडिंग क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल। कैपिटल बिगनिंग निकालना आसान है, हाँ क्यों? क्योंकि एसेट्स बिगनिंग माइनस लायबिलिटीज बिगनिंग कैपिटल बिगनिंग। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट डिस्कस किया। लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है। लो भाई प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट जो है वो आपका आ गया। बस ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये अगर बनेगा तो ये स्टेटमेंट पूरा बनाना पड़ेगा आपको। ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्मेट पे ले लिया। स्टेटमेंट फॉर्मेट पे लिया कैपिटल एंडिंग, देखिए 31 दिसंबर 2009, प्रीमिसेस प्लांट मोटर व्हीकल, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल अदर रिसीवेबल कैश एट बैंक कैश इन हैंड, टोटल एसेट्स आ गया लेस लाइबिलिटीज। कौन सी चल रही है? एंडिंग डेट पे चल रही है, याद रहे ये एंडिंग एसेट्स का, एंडिंग एसेट्स एंडिंग लाइबिलिटीज लो भाई एंडिंग कैपिटल आ गया 31 दिसंबर 2009 को एंडिंग कैपिटल आ गया लेस कैपिटल बिगनिंग। कैपिटल बिगनिंग वर्किंग में निकलेगा कैसे? बिगनिंग एसेट्स माइनस बिगनिंग लाइबिलिटीज। थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिस्कस हुआ है आपसे। लेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ। एड ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, हाँ। प्रॉफिट आ गया, हाँ। कहानी खत्म हो गई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इंतकाल कर गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसी तरह बनेगा जिस तरह एक सोल्ड डेटा है बनती है, ठीक है जी। अब होगा ये कि ये जो यूट्यूब चैनल पे जब ये अपलोड हो जाएगी तो इसका लिंक भी, ये पांचों पेजेस आपको उसके लिंक पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इस लेक्चर को सुनिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पेजेस निकाल के अपने रजिस्टर पे कॉपी कर लें, ये वीडियो की कहानी सुन लें, तो उसके बाद आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की थ्योरी खत्म और आपका फॉर्मेट्स आ गए। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की अलग अलग वीडियोज आती रहेंगी आपके पास, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।